हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी आफ्ताब में स्वागत है। आज हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम हिंदी में वैश्विक तापन कहते हैं और फिर इसे जो है जलवायु परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। इसे जो है कई नामों से जानते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि जलवायु परिवर्तन क्या है, वैश्विक तापन क्या है, तो आप घबराइएगा नहीं। ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तापन कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। उसे जो है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कई नामों से जाना जाता है। एक तरह से कह लीजिए इसके पर्यायवाची नाम है, सब पर्यायवाची है। ठीक, हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक तापन क्या है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है गर्म होना, जब ग्लोबल पृथ्वी गर्म होता है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। इसके हम अर्थ को पहले जानेंगे, उसके बाद हम कारण और फिर प्रभाव और फिर उसके बाद उपाय या संरक्षण पढ़ेंगे। ठीक, आज हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी का कुछ औसत तापमान है। अर्थ को पहले जानेंगे। पृथ्वी का कुछ औसत तापमान है, जब वही औसत तापमान बढ़ता है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। वही जब तापमान बढ़ता है या गर्म होता है पृथ्वी तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया अर्थ। अब हम इस चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे। सूर्य है, उसके बाद ये है पृथ्वी, और इसके किनारे जो है पृथ्वी के चारों किनारे वायुमंडल मौजूद है। वायुमंडल मौजूद है। पृथ्वी से जब किरणें आती हैं तो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी से टकरा करके ये फिर वापस जाती हैं, और फिर कुछ हिस्सा जो है वायुमंडल इन्हें अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो प्रकाश आता है, किरण आता है, उसे जो है वायुमंडल अवशोषित कर लेता है और फिर कुछ किरण जो है फिर ऊपर की ओर चली जाती हैं। यही जो अवशोषित किया रहता है उसी से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, वैश्विक तापन होता है। ठीक, यही जो है पृथ्वी को गर्म करता है। जो अवशोषित किया रहता है उसी से जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, इसे आपने देख लिया कि अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके कारण को। ठीक, कि इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है। कारण में आएगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैसें क्या है? अब ये सोचेंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो उसे हम देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। आखिर ये ग्रीन हाउस गैस क्या है? CO2 और CH4 CFCO3 N2O। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CH4 यानी मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिर O3 यानी कि ओजोन। ये सब गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक, यही जब वृद्धि हो जाती है तो हमारा जो है पृथ्वी गर्म होता है, और पृथ्वी जब तक गर्म होता है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर ये कहें कि ये गैसें कहाँ से आती हैं, कहाँ से इसका उत्सर्जन होता है, तो इसका उत्सर्जन जो है प्रदूषण से होता है, निर्वनीकरण से होता है, उद्योगों से होता है, और फिर जो भी हम उपभोक्तावादी जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है और फिर फ्रिज है, इससे जो गैसें निकलती हैं उसी से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इससे जो है रेफ्रिजरेटर है, कूलर है और फिर AC है, इससे जो गैसें निकलती हैं उसी को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O3 ओजोन। ठीक, इससे जो है प्रदूषण से निकलती है, निर्वनीकरण से निकलती हैं। निर्वनीकरण से अधिक, क्योंकि इसे कह सकते हैं कि निर्वनीकरण जब होगा तो तापमान में वैसे ही वृद्धि होगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो तापमान को कम किए रहते हैं। जो भी गैसें हैं उन्हें जो है वो खींचने का कार्य करते हैं या अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ठीक, उसे जो है अपने अंदर खींच लेते हैं। ठीक, पेड़ पौधे यानी कि वनस्पतियाँ। उद्योगों से जो है ये गैसें निकलती हैं। प्रदूषण से भी बहुत ज़्यादा गैस निकलता है। जो भी हम वाहन इस्तेमाल करते हैं उससे जो है ये गैसें निकलती हैं। हमने कारण को जान लिया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, इसके प्रभाव को जानते हैं कि इसका प्रभाव किस किस पर पड़ता है। ठीक, पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर यानी इन्वायरमेंट पर। ठीक,
इन्वायरमेंट का हम लोग सबसे पहले अध्ययन कर चुके हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इससे होने वाले हानि कौन कौन से हैं, यानी कि जो प्रभावित हो रहे हैं। हमने पहले वीडियो में सबसे पहला हमारा चैप्टर यही था कि इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, और इसके बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए इसके कौन कौन से उपाय किए गए, हमने पहले वीडियो में अच्छे से अध्ययन कर लिया। यानी कि पर्यावरण पर प्रभाव जानेंगे। पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ता है? जब सूर्य की रोशनी जो है जब पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी गर्म होगा, पृथ्वी गर्म होगा, और फिर जो भी हिम है, यानी कि जो पर्वतों पर हिम है, बर्फ है, वो पिघलेंगे, वो पिघलेंगे तो, और फिर पिघलने के बाद ये फिर नदियों में आएंगे, नदियों में आएंगे, और नदियों में जो है, नदियों के आसपास जो भी कमज़ोर बांध होंगे, वो जो आसपास गांव होंगे, जो आसपास गांव होंगे, वो जो है बाढ़ों से उन्हें झेलना पड़ेगा, बाढ़ों से विलुप्त हो जाएंगे, एक तरह से कह लीजिए विलुप्त हो जाएंगे, बाढ़ों से विलुप्त हो जाएंगे। और जब जो भी जीव जंतु वनस्पतियाँ जो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगी वो सब जो है तबाह बर्बाद हो जाएंगे, एक तरह से कह लीजिए, वो जो है सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। उससे जो हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। और फिर एक तरह से कह लीजिए ये जब बाढ़ आएगी तो जनजाति और मानव जीव जंतुएं विलुप्त हो जाएंगे, उससे जो है पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। परवाल विरंजन, ठीक। परवाल विरंजन क्या है? ये जो है एक तरह से कह लीजिए ये है जीव है, एक तरह से यह जीव है। ये जब ये सफ़ेद रहते हैं, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, तापमान में वृद्धि होगी, तो ये जो है सफ़ेद से फिर ये हरा से फिर सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक। यहाँ सफ़ेद लिख दिए थे, सॉरी, ठीक। हरा से जो है सफ़ेद हो जाएंगे। परवाल विरंजन एक जीव है जो हरे रहते हैं। अगर इन पे तापमान पड़ेगा या तापमान में वृद्धि होगा तो ये जो है मर जाएंगे, हरा से सफ़ेद हो जाएंगे। यानी कि हमारे पर्यावरण पर इससे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक। परवाल विरंजन है, और इसके बाद है बाढ़ से भी हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यह अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, इसे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण पर, यानी कि पर्यावरण के बाद अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो है, जब तापमान बढ़ेगा तो कृषि जो है नहीं हो पाएगा, और जब कृषि नहीं हो पाएगा तो उद्योग नहीं हो पाएगा, यानी कि रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएंगे इससे। और रॉ मटेरियल जब उद्योग को नहीं मिलेगा तो हमारा बाजार सुस्त होगा, हमारा जो बाजार है वो सुस्त होगा, बाजारों में हानि होगी। इससे जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इससे जो है अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? जब कृषि नहीं हो पाएगा तो उद्योग नहीं चलेगा, उद्योग जब नहीं चलेगा तो बाजार भी जो है कमज़ोर हो जाएंगे, बाजार में भी वृद्धि नहीं होगी, जो है सामानों की एक तरह से कह लीजिए कि सामान में कमी आएगी, मानव उसे यूज़ नहीं कर पाएगा या उसे पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो उससे जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उसके बाद समाज पर प्रभाव। समाज पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? जब कृषि नहीं आदमी कर पाएगा, जब कृषि से बेघर हो जाएंगे, वो जो है चोरी में चले जाएंगे, डकैती करने लगेंगे, उससे जो है समाज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जब मानव को भोजन नहीं मिलता है, उसके लिए रहन सहन के लिए घर नहीं मिलते हैं, या एक तरह से कह लीजिए ये रोटी कपड़ा और मकान जो है बहुत ही ज़रूरी है मानव के लिए, तो अगर ये मानव को नहीं मिलेगा तो मानव जो है चोर बन जाता है, फिर चोरी करने लगता है, डकैती करने लगता है, यानी कि अनेक चीज़ें वो करने लगता है। इससे जो है समाज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं राजनीति में प्रभाव। अब यहीं से देख लीजिए, जब उद्योग नहीं चलेगा तो ये जो है चर्चा राजनीति में होगी, ये चर्चा राजनीति में होगी, और फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो है इसकी चर्चा होगी। यही जो है राजनीति में प्रभाव इससे पड़ेगा, यानी कि उद्योग नहीं चलेगा तो राजनीति में चर्चा होगी, विश्व स्तर पर भी विश्व स्तर पर भी इसकी चर्चा होगी। और जब इसकी चर्चा होगी तो ये जो है राजनीति में अधिक इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं उपाय। पहले वीडियो में हमने जब इन्वायरमेंट पढ़ा तो इसमें था कि कौन कौन से पर्यावरण को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ है ग्लोबल वार्मिंग बचाने के लिए, और फिर जो है भारत स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, हमने पहले ही अध्ययन कर चुके हैं ये। तो हम देखते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक, स्वीडन। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन जो पर्यावरण संरक्षण के लिए था, ये जो है पर्यावरण को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की बात उसमें बहुत कम की गई और पर्यावरण को बचाने के लिए जो है बहुत ही प्रयास किया गया कि हम अपने पर्यावरण को, अपनी पृथ्वी को कैसे बचाएं। ये जो है इसकी इस सम्मेलन में बात कही गई, ठीक। उसके बाद है 1992 रियो सम्मेलन। इसके 20 साल बाद, 72 के बाद 20 साल बाद 92 में 92 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम है रियो सम्मेलन। इसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं और रियो प्लस 20 के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके 20 साल बाद स्टॉकहोम सम्मेलन जब हुआ था, इसके 20 साल बाद जो है रियो सम्मेलन हुआ और फिर उसी के नाम से जो है 20 साल बाद हुआ था, इसीलिए जो है +20 के नाम से भी जानते हैं। रियो +20 के नाम से इसे जानते हैं। पृथ्वी सम्मेलन की पृथ्वी पर कैसे पृथ्वी को अपने कैसे बचाया जाए, इसमें जो है जो गैसें बढ़ रही हैं पृथ्वी पर या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको कैसे कम किया जाए, इस पर जो है चर्चा की गई, ठीक। उसके बाद 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में जापान में एक बैठक हुआ था जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें जो है यह कहा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और HCFC, हैलान है और मिथाइल ब्रोमाइड है, ये जो गैसें हैं जो जलवायु को प्रभावित कर रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं, पर्यावरण को नुकसान कर रही हैं, इसको जो है कम किया जाए, इसके उत्सर्जन को जो है कम किया जाए और फिर इसमें कटौती किया जाए। जब कटौती की बात आई तो 11 देशों ने भाग लिया कि हम कटौती करेंगे, हम अपने देश में कटौती करेंगे, यानी कि 11 देशों के प्रतिनिधियों ने यह कहा, ठीक, कि हम कटौती करेंगे। उसके बाद जो है 2015 में पेरिस समझौता हुआ, COP21। अगर पूछे कि COP21 की बैठक कहाँ पर हुई तो पेरिस में हुई थी, जिसे हम पेरिस समझौता के भी नाम से जानते हैं। इसको जो है ये जब बैठक हुई तो इसमें ये कहा गया कि अपनी पृथ्वी को कैसे बचाया जाए और फिर ग्लोबल वार्मिंग को कैसे सही किया जाए या कैसे संरक्षित किया जाए, इसके उपाय के बारे में चर्चा की गई। उसके बाद जो है 2019 में COP25 बैठक हुई जो चिली में हुई, मैड्रिड में चिली में हुई। 25 बैठक, कोप की 25 बैठक हुई जो चिली में हुई थी। इसमें यह चर्चा की गई कि अपनी पृथ्वी को या कह लीजिए पर्यावरण को और ग्लोबल वार्मिंग को जो है संरक्षित कैसे किया जाए, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो ये गैस है ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ावा दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, वो गैस उत्सर्जन सबसे अधिक कौन सा देश करता है, यानी कि ये देश जो है वो कौन सा देश है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, एक तरह से कह लीजिए इन गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है। तो पहले नंबर पर है चीन 30% उत्सर्जन करता है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका जो 15% करता है। उसके बाद यूरोपीय संघ 9% और भारत जो है 7% उत्सर्जन इसका करता है। पहले नंबर पर है चीन, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर यूरोपीय संघ और फिर भारत। अगर इसमें बात करें तो भारत चौथे नंबर पर है और अगर विश्व स्तर पर की बात करें तो विश्व स्तर पर सबसे अधिक जो गैस है वो चीन उत्सर्जन करता है 30%।
यहाँ जब हुआ क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, उसमें जो है 11 देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम गैसों में कटौती करेंगे, अपने उद्योगों से जो भी गैसें निकलती हैं उनको कम करेंगे। तो अमेरिका ने 7%, अमेरिका 7% और यूरोपीय संघ 8%, यूरोपीय संघ 8% और जापान 6% कटौती करने की बात की, कटौती करने की बात की। अमेरिका 7%, यूरोपीय संघ 8% और जापान 6% कटौती करने की बात की। ठीक, एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, यानी अर्थ, फिर कारण और फिर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं जब, एक तरह से कह लीजिए कि जब पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का कुछ औसत तापमान है, वही जब औसत तापमान बढ़ता है उसमें वृद्धि होती है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें कि इसकी संकल्पना किसने दी थी, तो जोसेफ फोरियर ने, जोसेफ फोरियर, ठीक, जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में, 1824 में इसकी संकल्पना दी थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की संकल्पना दी थी। ठीक, अगर हम कहें कि पृथ्वी की जो औसत तापमान है वो कितना है, तो हो जाएगा 14-15। ठीक, ये 14-15 के बीच में डिग्री सेल्सियस रहेगा, 14-15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अक्सर देता है कि 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये हो जाएगा 14-15 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जान लिया इसके अर्थ को कि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का कुछ औसत तापमान है, उसी में जब वृद्धि होती है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। वैश्विक तापन के नाम से, जलवायु परिवर्तन के नाम से, क्लाइमेट चेंज के नाम से, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से इसे जानते हैं। ठीक, अब कारण कौन कौन सी हैं, कारण में आएगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैस क्या है, CO2, CH4, CFC, O3, N2O, जो इसके लिए प्रदूषण और निर्वनीकरण और उद्योग इसे बढ़ावा देते हैं। ठीक, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 जो है मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब जो गैसें हैं इन्हें बढ़ावा देते हैं। ठीक, ये जो है वाहनों से निकलते हैं, प्रदूषण से निकलते हैं, निर्वनीकरण जब होता है यानी पृथ्वी जो कह लीजिए कि जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो ये गैसें जो है अवशोषित नहीं होती हैं, ये इसमें जो है और वृद्धि होती है और फिर उद्योगों से ये गैसें निकलती हैं। अब हम देखते हैं प्रभाव। प्रभाव पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अब पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, जब ग्लेशियर पिघलेंगे, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो है बाढ़ आएगा, अचानक पानी आएगा तो जो बाढ़ आएगा उसमें जो है मानव जीवन, जीव जंतु, वनस्पतियाँ जो हैं विलुप्त हो जाएंगे, सड़ गल जाएंगे, उससे जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर जो है, अर्थव्यवस्था पर जो है इससे जो है जब कृषि नहीं हो पाएगा, कृषि नहीं हो पाएगा तो उद्योग नहीं चलेगा, उद्योग नहीं चलेगा तो बाजार बंद हो जाएगा, बाजार जब बंद होगा तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। समाज पर प्रभाव, और जब कृषि से लोग बेघर हो जाएंगे तो उससे जो है चोरी करने लगेंगे, डकैती करने लगेंगे, इससे जो है समाज पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है राजनीति में प्रभाव, जब उद्योग नहीं चल पाएगा तो इसकी बात जो है, इसकी चर्चा जो है राजनीति में होगी और जो है विश्व स्तर पर, विश्व राजनीति में इसकी बात, ये चर्चा होगी और फिर ये राजनीति प्रभाव हो गया। उसके बाद उपाय, इसके उपाय के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ जो 1972 में हुआ, 1972 में, जिसे हम पर्यावरण संरक्षण के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 1992 में रियो सम्मेलन, इसे रियो +20 के भी नाम से जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान में हुआ था और फिर इसमें जो है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा या कार्बन क्रेडिट की बात की गई। और उसके बाद है 2015 में पेरिस समझौता जो कोप की 21 बैठक थी। ठीक, उसके बाद 2019 में कोप की 25 बैठक हुई जो चिली में मैड्रिड में हुई। ठीक,
इसमें बात की गई कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, अपने पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, और फिर जो है इससे जो भी गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 है, CFC है, ये गैसें हैं, उनको उत्सर्जन होने से कैसे रोका जाए, इनमें कटौती कैसे किया जाए। अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा कौन सा गैस इफ़ेक्ट करता है या कौन सा गैस इसे प्रभावित करता है, तो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यही एक गैस है जो सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगर ऑप्शन में दे कि कौन कौन सी गैस, एग्ज़ाम में पूछ ले कि CO2 इसके लिए ये कारण है कि CH4 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, O3 है, यानी कि ऑप्शन में सभी दिया रहे तो सभी हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे अधिक कौन करता है तो सबसे अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा। ठीक, इसे हमने देख लिया। आपको अगर अभी भी कहीं दिक्कत हुई हो, कहीं समझ में ना आया हो, तो कमेंट में बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक ही रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।